तो बच्चों इस वीडियो में हम विस्तास बुक का 3rd चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और जो चैप्टर की राइटर हैं वो हैं तिशानी दोशी। तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और जैसा कि नाम से हमें पता चलता है इस चैप्टर में हम एक जर्नी पढ़ेंगे, एक यात्रा पढ़ेंगे और वो जर्नी कहाँ तक की है, एंड ऑफ द अर्थ। तो बच्चों अर्थ के एंड से क्या मतलब है, आप सबने वर्ल्ड का मैप देखा होगा, ग्लोब देखा होगा, तो उसका जो सदर्न एंड है, जो सबसे ज़्यादा पॉइंट जो दक्षिण दिशा में है वो क्या है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो है वो सदर्न एंड पॉइंट है हमारी अर्थ का। तो जो राइटर की जर्नी है वो उसी कॉन्टिनेंट के लिए थी, अंटार्कटिका तक की ही उनकी जर्नी है। तो राइटर अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर रही हैं कि जब वो अंटार्कटिका गई थी उनकी जर्नी कैसी रही थी, अंटार्कटिका जाके उन्होंने क्या देखा, क्या फील किया और क्या लेसन वो वहाँ से लेकर आती हैं, उसके बारे में वो हमें बताएंगी। तो बच्चों बहुत सारे इंफॉर्मेशन और नॉलेज हमें मिलेगी इस चैप्टर से अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the Akademik Shokolsky। तो स्टार्टिंग में ही राइटर बता रही हैं कि ये जो उनकी जर्नी थी ये कब थी, इस ईयर के स्टार्टिंग में उनकी जर्नी हुई थी जब उन्होंने अपने आप को पाया एक रशियन रिसर्च वेसल में, एक रशिया के बने हुए रिसर्च शिप में और इस शिप का क्या नाम था, एकेडमिक शोकोल्स्की। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में ये जो शिप है, ये शिप है, इसका नाम है एकेडमिक शोकोल्स्की। ये एक रशियन शिप था और इसका यूज़ किया जाता था रिसर्च करने के लिए, जितने भी रिसर्च एक्टिविटीज़ होती थी उसके लिए शिप का यूज़ किया जाता था। तो जो राइटर है वो इसी शिप में बैठकर गई थी अंटार्कटिका और कब गई थी, इस ईयर के स्टार्टिंग में ही। हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो वो बता रही हैं कि ये जो रशियन शिप था एकेडमिक शोकोल्स्की, ये हेडिंग यानी बढ़ रहा था, किसकी तरफ बढ़ रहा था, उस कॉन्टिनेंट की तरफ। कॉन्टिनेंट हम कहते हैं महाद्वीप को, तो उस महाद्वीप की तरफ ये बढ़ रहा था। जो महाद्वीप क्या है इस पूरे वर्ल्ड में, कोल्डेस्ट सबसे ठंडा। तो हमें पता है अंटार्कटिका पे हर समय बर्फ रहती है, सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है वो, और वो सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे बारिश नहीं होती, तो वो सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट है और वो सबसे विंडीएस्ट है, वहाँ बहुत तेज़ तेज़ बहुत ही बर्फीली हवाएं चला करती हैं। तो बता रही हैं कि मैं एकेडमिक शोकोल्स्की में बैठ के उस कॉन्टिनेंट की तरफ जा रही थी जो कि इस वर्ल्ड में सबसे ठंडा है, सबसे ड्राई है और सबसे ज़्यादा हवाएं जहाँ पर चला करती हैं, अंटार्कटिका, और उस कॉन्टिनेंट का नाम है अंटार्कटिका। My journey began 13.09 degrees north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecospheres। अब आगे वो बता रही हैं कि उनकी जो जर्नी थी अंटार्कटिका तक जाने की, ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, मद्रास से स्टार्ट हुई थी। तो उनकी जर्नी मद्रास से स्टार्ट हुई थी, मद्रास से वो कहाँ गई थी, अंटार्कटिका गई थी। अब वो बता रही हैं कि मद्रास की जो लोकेशन है वो कहाँ है, वो इक्वेटर से 13.09 डिग्री नॉर्थ में है। अब बच्चों इक्वेटर हम कहते हैं भूमध्य रेखा को, हम सब ने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि जो सबसे बीच में हमारे अर्थ की लाइन है, जो एक इमेजिनरी लाइन है, उसे हम कहते हैं इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पे होती है और जो हमारी अर्थ को नॉर्थ और साउथ 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो जो मद्रास है उसकी लोकेशन कहाँ है, वो इक्वेटर के नॉर्थ में है और कितना नॉर्थ में है, 13.09 डिग्री नॉर्थ में है। तो राइटर बता रही हैं कि उनकी जर्नी मद्रास से स्टार्ट हुई थी और मद्रास की जो लोकेशन है वो इक्वेटर के नॉर्थ में है। एंड इन्वॉल्व्ड, और फिर उनकी जर्नी में इन्वॉल्व था, क्या क्या इन्वॉल्व था, उन्होंने क्या क्रॉस किया था, उन्होंने 9 टाइम जोन्स क्रॉस किए थे। अब बच्चों टाइम जोन्स भी हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, जब आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो ये सारी चीज़ें आपने बहुत डिटेल में समझी होंगी। टाइम जोन आप सबको पता है कि जो हमारा पूरा वर्ल्ड है उसको अलग अलग टाइम जोन्स में डिवाइड
डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे एक 0 डिग्री लाइन जो है वो यहाँ पे बना दी गई है जो कि ग्रीनविच से निकलती है, और उसके राइट और लेफ्ट साइड के जो पार्ट्स हैं उन्हें अलग अलग टाइम जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो इस तरह से जो राइटर हैं उन्होंने टोटल 9 टाइम जोन्स क्रॉस किए थे। 9 टाइम जोन्स क्रॉस करने के बाद वो मद्रास से अंटार्कटिका पहुंची थी। और उन्होंने क्या क्या क्रॉस किया? 6 चेक पॉइंट्स उन्होंने क्रॉस किए। अब जो चेक पॉइंट्स क्या होता है, जब भी हम किसी कंट्री की बाउंड्री में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे पासपोर्ट, सारी चीज़ें चेक होती हैं, तो उसे चेक पॉइंट्स कहते हैं। तो उन्होंने 6 जगह वो चेक पॉइंट्स उन्होंने क्रॉस किए। इसके अलावा 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर, तो 3 अलग अलग वाटर बॉडीज़ उन्होंने क्रॉस करी। और इसी तरह बहुत सारे इकोस्फीयर उन्होंने क्रॉस करे। इकोस्फीयर कहते हैं बच्चों पर्यावरणीय मंडल। तो हर एरिया का, हर जगह का जो मंडल होता है वो अलग अलग होता है, वहाँ के जो वातावरण होता है वो अलग अलग होता है। तो मद्रास से अंटार्कटिका तक का जो सफ़र था तो वो जहाँ जहाँ से गुजर रही थी हर जगह का इकोस्फीयर वो अलग अलग था। तो कह रही हैं कि उनकी जो जर्नी थी उस जर्नी में उन्होंने 9 टाइम जोन्स क्रॉस किए थे, 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस किए थे, और 3 उन्होंने वाटर बॉडीज़ क्रॉस की थी, और इसी तरह बहुत सारे इकोस्फीयर उन्होंने क्रॉस किए थे। और तब जाके वो फाइनली मद्रास से पहुंची थी अंटार्कटिका तक। By the time I actually set foot on the Antarctica continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. अब आगे वो कह रही हैं कि जब फाइनली मेरे पैर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर रखे मैंने अपने, यानी कि जब वो फाइनली अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पहुंचती हैं, उनके पैर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को टच करते हैं, तो उनको फाइनली ट्रैवल करते समय कितने टाइम हो गया था? 100 आवर्स हो गए थे। तो कह रहे हैं कि मद्रास से जो अंटार्कटिका तक की जर्नी है उस जर्नी में मुझे 100 आवर्स लगे थे टोटल। और ये जो 100 आवर्स की जर्नी थी ये एक कॉम्बिनेशन था किस किस का? उन्होंने थोड़ी ट्रैवलिंग कार से भी की थी, थोड़ी ट्रैवलिंग उन्होंने एरोप्लेन से भी की थी, और फिर थोड़ी ट्रैवलिंग उन्होंने शिप से भी की थी। तो कह रही हैं कि टोटल 100 आवर्स की ये जर्नी थी, और इस 100 आवर्स की जर्नी एक कॉम्बिनेशन थी। कार की जर्नी भी इसमें इन्वॉल्व थी, थोड़ी जर्नी एरोप्लेन से की थी, और फिर फाइनल जर्नी जो थी वो शिप के द्वारा उन्होंने कवर की थी। So, my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief. तो कह रही हैं कि मैं इतनी लंबी जर्नी करके यहाँ पर आई थी, 100 आवर्स से मैं जर्नी ही किए जा रही थी, इसीलिए जब मैंने अंटार्कटिका के एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप को देखा, तो बच्चों हमें पता है अंटार्कटिका का जो लैंडस्केप है वो वाइट है, वहाँ हर जगह सिर्फ और सिर्फ स्नो है। तो जो उन्होंने अंटार्कटिका के वाइट लैंडस्केप को देखा जो कि कैसा था, एक्सपेंसिव का यहाँ पे मतलब है बहुत बिग, ह्यूज। तो जो वहाँ का जो विशाल लैंडस्केप था जो कि बिल्कुल वाइट था, जब उन्होंने वो लैंडस्केप को देखा और उन्होंने क्या देखा, वहाँ का होराइजन, ब्लू होराइजन। होराइजन बच्चों हमें पता है वो इमेजनरी लाइन होती है, जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ हमें लगता है कि जो हमारा स्काई है और जो हमारी अर्थ है वो आपस में मिल रहे हैं। तो इस इमेजनरी लाइन को कहते हैं होराइजन। और वहाँ का अंटार्कटिका का होराइजन कैसा था? ब्लू था, क्योंकि स्काई भी ब्लू है, पानी भी ब्लू है, और जो स्नो है वो भी क्या लगती है, दूर से ब्लू लगती है। तो कह रही हैं कि जो वहाँ का ब्लू होराइजन था, और वो होराइजन भी कैसा था, अनइंटरप्टेड था। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो कि उसका जो ब्लू कलर है उसमें रुकावट पैदा कर रही हो, वहाँ और कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्नो है। इसलिए जो होराइजन था वो भी बिल्कुल अनइंटरप्टेड ब्लू कलर का था। तो कह रही हैं कि जब मैंने अंटार्कटिका के लैंडस्केप को देखा, वाइट लैंडस्केप को देखा, और जब मैंने वहाँ की ब्लू होराइजन को देखा, तो जो फर्स्ट इमोशन मेरे अंदर आया, जो फर्स्ट फीलिंग मैंने फील की वो क्या थी? रिलीफ। मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला। क्यों? क्योंकि मैं 100 आवर्स से ट्रैवलिंग कर रही थी। तो राइटर कह रही हैं कि मैं 100 आवर्स की ट्रैवलिंग करके अंटार्कटिका पहुँची थी। तो जब मैंने वहाँ का लैंडस्केप देखा और जब मैंने वहाँ का होराइजन देखा, तो जो फर्स्ट फीलिंग मेरे अंदर आई वो फीलिंग क्या थी? रिलीफ। फॉलोड अप
विथ एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। तो पहले तो सबसे पहले उनको एक रिलीफ फील हुआ और उसके बाद उन्होंने क्या फील किया, उसके बाद तुरंत उनको क्या फील हुआ, एक वंडर, एक आश्चर्य उन्हें हुआ। और वो आश्चर्य भी कैसा था, प्रोफाउंड यानी बहुत ज़्यादा। तो पहले तो उनको रिलीफ मिला कि चलो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, लेकिन तुरंत जब उन्होंने और ध्यान से देखा कि वो कहाँ आ गई हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। Wonder at its immensity, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass। अब आगे वो बता रही हैं कि उन्हें आश्चर्य किस बात का था। तो वो कह रही हैं कि मुझे आश्चर्य हुआ अंटार्कटिका की इमेंसिटी को देखकर। इमेंसिटी कहते हैं विशालता। तो जब उन्होंने देखा कि कितना विशाल है, कितना बड़ा है और हर जगह सिर्फ और सिर्फ स्नो है, तो जो अंटार्कटिका की विशालता थी उसको देखकर उन्हें आश्चर्य हो रहा था। और अंटार्कटिका का जो आइसोलेशन था, आइसोलेशन कहते हैं जो बिल्कुल एकांत होता है, वीरान होता है, तो उनका आश्चर्य हो रहा था कि जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है कितना वीरान है, यहाँ पे ह्यूमंस क्यों नहीं है। बट मेनली, लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्य उन्हें सबसे अधिक किस बात पे हो रहा था, तो सबसे प्रमुख जो कारण था उनके आश्चर्य का वो क्या था, जब उन्होंने ये सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक समय ऐसा भी था जब इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंडमास के पार्ट थे। तो बच्चों ये भी हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि पहले इंडिया अंटार्कटिका एक ही लैंडमास के पार्ट थे और उस लैंडमास का नाम था गोंडवाना। तो जब उनके माइंड में ये बात आई तो उन्हें सबसे ज़्यादा आश्चर्य तब होता है जब वो ये सोचती हैं कि ऐसा भी कभी था कि इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंडमास के पार्ट थे। पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो बच्चों अब वो हमें हिस्ट्री के बारे में बता रही हैं कि कैसे इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंडमास के पार्ट थे, कैसे फिर चीज़ें चेंज हुई, कैसे आज का जो मैप है वो कैसे डेवलप हुआ, उसके बारे में अब वो हमें बता रही हैं। 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist। तो वो बता रही हैं कि ये कब की बात है, 650 million years ago। तो बच्चों आप सोचिए कितना पुराना इतिहास है हमारा, कितनी पुरानी हिस्ट्री की वो यहाँ पे बात कर रही हैं। तो उस समय क्या था, एक जायंट यानी बहुत बड़ा, बहुत विशाल, एमलगामेटेड कहते हैं जो कि आपस में अटैच्ड था, जुड़ा हुआ था। तो उस समय एक बहुत विशाल आपस में जुड़ा हुआ सदर्न साउथ दिशा का एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था गोंडवाना। और वो एक्चुअल में इंडीड यानी रियल में वो एग्जिस्ट करता था, रियल में उसका अस्तित्व था। तो अब वो कह रही हैं कि 650 मिलियन ईयर्स पहले एक्चुअल में गोंडवाना का अस्तित्व था जो कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था। सुपर कॉन्टिनेंट क्यों कहा गया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्टिनेंट थे, वो बहुत बड़ा पार्ट था, बहुत बड़ा लैंडमास था और वो सदर्न यानी साउथ दिशा में था। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। और ये जो गोंडवाना है ये उस समय कहाँ था, जो आज के समय का अंटार्कटिका है ये उसी जगह पे था गोंडवाना। तो बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं ये हमारा, ये पहले के समय हमारी जो अर्थ थी वो ऐसी लगा करती थी और ये जो पूरा एरिया है ये कहलाता था गोंडवाना। तो इसी में से भी बाद में अलग अलग कॉन्टिनेंट अलग होते गए थे, लेकिन जहाँ आज अंटार्कटिका यहाँ है आज, तो यहाँ ही बेसिकली जो गोंडवाना था ये एग्जिस्ट करता था। यहाँ एक्चुअल में उस समय गोंडवाना था और जो इंडिया है वो भी इसी गोंडवाना का ही एक पार्ट था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन। तो आगे राइटर कह रही है कि उस समय चीज़ें बहुत अलग थी, आज के जैसी नहीं थी और होंगी भी, क्योंकि कितनी पुरानी बात है, 650 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। तो उस समय की चीज़ें आज के समय से ऑब्वियसली बहुत अलग होंगी। ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन। तो ये उस समय की बात है जब तक ह्यूमन तो आए ही नहीं थे। हम जो ह्यूमन बींग्स हैं हमारा अस्तित्व तो उस समय था ही नहीं, उस समय ह्यूमन बींग्स इस धरती पर नहीं थे। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर। और उस समय का जो क्लाइमेट था वो आज के समय से भी बहुत ज़्यादा वार्म था। तो आज तो अंटार्कटिका में हमें पता है सिर्फ और सिर्फ स्नो है, वहाँ पे कितनी ठंड है, लेकिन उस समय अंटार्कटिका
अंटार्कटिका का जो क्लाइमेट है वो भी उस समय वार्म था, गर्म था, होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। और उस समय यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी थी, बहुत सारी किस्में थी, बहुत तरह तरह के यहाँ पे क्या पाए जाते थे, फ्लोरा एंड फ्यूना का मतलब होता है, फ्लोरा कहते हैं जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होती है, और फ्यूना का मतलब होता है एनिमल्स। तो उस समय यहाँ पे बहुत तरह की वनस्पति थी, बहुत तरह के पेड़ पौधे पाए जाते थे, और बहुत तरह के डिफरेंट एनिमल्स और बर्ड्स यहाँ पर रहा करते थे। For 500 million years, Gondwana thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. अब आगे फिर क्या हुआ, चीज़ें कैसे चेंज हुई, तो राइटर बता रही हैं कि 500 मिलियन ईयर्स तक तो क्या होता रहा, जो गोंडवाना है वो इसी रूप में ही थ्राइव होता रहा, इसी रूप में जैसा वो पहले था वैसा ही वो बना रहा, वैसे ही वो और ज़्यादा डेवलप होता रहा। लेकिन फिर जब वो समय आया जब डायनासोर्स हमारे इस प्लेनेट से वाइप आउट हो गए, वाइप आउट यानी नष्ट हो गए, ख़त्म हो गए। तो ये भी बच्चों हम सबको पता है, पहले हमारे इस प्लेनेट पे डायनासोर्स रहा करते थे, तो ये उस समय की बात है। तो राइटर कह रही हैं कि 500 मिलियन ईयर्स तक तो गोंडवाना ऐसे ही बना रहा, ऐसे ही यहाँ पे सारी चीज़ें डेवलप होती रही। लेकिन जब वो समय आया जब डायनासोर इस प्लेनेट से ख़त्म हो गए थे, नष्ट हो गए थे, और जब मैमल्स की एज स्टार्ट होने लगी थी, तब क्या हुआ, तब ये जो लैंडमास है, कौन सा लैंडमास, जो गोंडवाना था, जो सुपर कॉन्टिनेंट था, तब उस समय क्या हुआ, वो सुपर कॉन्टिनेंट सेपरेट होकर अलग अलग कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया। सेपरेट कहते हैं अलग होना। तो उस समय तो एक ही बहुत बड़ा लैंडमास था गोंडवाना, लेकिन जब चीज़ें चेंज होने लग गई, क्लाइमेट चेंज होने लग गया, डायनासोर्स इस धरती से नष्ट हो गए और ह्यूमन बींग्स का अस्तित्व स्टार्ट होने लग गया, जो बाकी मैमल्स हैं उनका अस्तित्व स्टार्ट होने लग गया, तो उस समय ये जो बड़ा सा कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, ये भी क्या हुआ, सेपरेट होकर अलग अलग कंट्रीज़ में डिवाइड होने लग गया। और फिर जो ग्लोब हम आज देखते हैं, जो हमारे आज के समय का ग्लोब है, वो जो ग्लोब है वो शेप लेने लगा। तो बच्चों आज का हमारा ग्लोब कैसा है, यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट है, तो आज के समय का जो ग्लोब है ये अपनी शेप लेने लग गया। एक जो बड़ा लैंडमास था वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, अलग अलग कंट्रीज़ में डिवाइड होने लग गया, और जैसा हम आज देखते हैं हमारे इस प्लेनेट को, वो शेप लेनी स्टार्ट हो चुकी थी। To visit Antarctica now is to be a part of that history, to get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading। तो आगे राइटर कह रही हैं कि जब वो अंटार्कटिका की विजिट पे गई थी आज के समय में, वो तो थी पुराने समय की बात जब अंटार्कटिका गोंडवाना का पार्ट था और यहाँ का क्लाइमेट इतना वार्म था, लेकिन अब वो कह रही हैं कि आज के समय जब आप अंटार्कटिका के विजिट पर जाते हो तो आप उसी हिस्ट्री का एक पार्ट बन जाते हो, आप वही हिस्ट्री यहाँ पे आके आप फील करते हो और आप एक ग्रेस्प लेते हो। ग्रेस्प पे कहते हैं नॉलेज, इंफॉर्मेशन। तो आपको एक नॉलेज मिलती है किस बात की, वेयर वी हैव कम फ्रॉम, कि हम एक्चुअल में आए कहाँ से हैं। इंडिया जो हमारी कंट्री है वो एक्चुअल में कहाँ से आई है, वो पहले ऐसी नहीं थी, पहले वो गोंडवाना का ही पार्ट थी। तो हमें एक जानकारी मिलती है कि हम कहाँ से आए हैं, हमारी जो अर्थ आज ऐसी लग रही है वो पहले ऐसी नहीं थी। तो सारे कॉन्टिनेंट, जितने भी कंट्रीज़ हैं, कहाँ से आए हैं, हमें ये जानकारी मिलती है। और साथ हमें ये भी जानकारी मिलती है कि हम किस तरफ हिट कर रहे हैं, हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये भी हमें जानने को मिलता है। It's to understand the significance of Cordilleran folds and Precambrian granite shields। आगे वो बता रही हैं कि इसके अलावा हमें ये भी समझना चाहिए कि क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस यानी महत्व। तो क्या इम्पोर्टेंस है किसकी, कॉर्डिलियन फोल्ड्स की और प्रीकैम्बियन ग्रेनाइट शील्ड्स की। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत पुराने समय की रॉक्स हैं, बहुत पुराने समय की ये माउंटेन है जो कॉर्डिलियन फोल्ड्स
शील्ड्स है वो ये है, और जो प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत पुराने समय के माउंटेन है। तो लेकिन इनका आज भी क्या सिग्निफिकेंस है ये हमें समझना चाहिए। ओजोन एंड कार्बन जो ये गैसेज होती हैं इनका क्या सिग्निफिकेंस है ये हमें समझना चाहिए। इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, इसके अलावा हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा जो इवोल्यूशन है, जो विकास हुआ है, और इसी तरह जो बाकी जो दूसरे एनिमल्स हैं, जो नेचर है वो किस तरह से ग्रो करती है, किस तरह से वो डेवलप होती है, और फिर कैसे वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, कैसे उनका अस्तित्व विलुप्त हो जाता है, ये हमें यहाँ आके समझना चाहिए। When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling। आगे वो कह रहे हैं कि आप जब ये सोचते हो कि 1 मिलियन ईयर्स में कितनी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, पहले दुनिया कैसी थी, पहले ये वर्ल्ड कैसा था, और 1 मिलियन ईयर्स में ही कितने सारे चेंजेस इस वर्ल्ड में, इस प्लैनेट पे हो जाते हैं, तो ये चीज़ें आपके माइंड को हिला के रख देती हैं। आप इतने सरप्राइज हो जाते हो, आप इतना ज़्यादा आश्चर्य फील करते हो। इमेजिन India pushing northwards, jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas। अब वो कह रहे हैं कि अब आप इमेजिन करके देखिए, इंडिया पहले गोंडवाना का ही पार्ट थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इंडिया जो है वो नॉर्थ की तरफ पुश होने लग गया। इंडिया का जो एरिया है वो धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगा, और फिर वो एशिया तक चला गया। लेकिन एशिया के पास जाके क्या हो गया, जैम, यानी कि वो फंस गया, आगे का रास्ता जैम हो गया, आगे रास्ता नहीं मिला। तो इंडिया जो था वो नीचे था, साउथ की तरफ था, लेकिन वो कहाँ फ्लोट होते होते नॉर्थ तक चला गया, और कहाँ तक चला गया, एशिया तक तो पहुँच गया। एशिया पे जाके क्या हुआ, रास्ता जैम हो गया, वो फंस गया, आगे नहीं जा पाया। टू बकल इट्स क्रस्ट, तो फिर क्या हुआ, उसने अपना क्रस्ट कहते हैं जो आउटर पार्ट होता है, तो इंडिया ने अपना आउटर पार्ट बकल यानी जोड़ दिया एशिया के साथ, और फिर क्या हो गया, हिमालय का फॉर्म हो गया, हिमालय बन गया। तो कह रही है कि आप इमेजिन करके देखिए कि 1 मिलियन ईयर्स में क्या हो गया। इंडिया जो कि साउथ में था, पहले गोंडवाना से अटैच्ड था, धीरे धीरे वो नॉर्थ की तरफ फ्लोट होने लग गया, और जब वो एशिया तक पहुंच गया फ्लोट होते होते, तो वहाँ जाके रास्ता जैम हो गया, उसे आगे रास्ता नहीं मिल पाया। तो उसका जो आउटर पार्ट है वो एशिया से बार बार टकराने लगा, एशिया से जुड़ने लगा, और इसीलिए आउटर पार्ट पे यानी कि इंडिया के नॉर्थ में हिमालय बन गया, हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। तो कह रही है कि आप इमेजिन करके देखिए कितनी आश्चर्यजनक बातें हैं कि जो हमारा वर्ल्ड आज के समय में है वो कैसे बना। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, इसी तरह से जो साउथ अमेरिका है वो भी फ्लोट हो के नॉर्थ अमेरिका की तरफ, ऊपर नॉर्थ की तरफ जाने लग गया। ओपनिंग अप द ड्रैग पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्क्यूमपोलर करंट कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, डेसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन क्या हुआ, जब साउथ अमेरिका भी ड्रिफ्ट ऑफ यानी कि फ्लोट होके, अलग होके, पहले साउथ अमेरिका भी कहाँ, गोंडवाना का पार्ट था, फिर साउथ अमेरिका भी गोंडवाना से अलग होके, फ्लोट होके नॉर्थ अमेरिका की तरफ ऊपर जाने लग गया। और जब साउथ अमेरिका गोंडवाना से अलग हो गया तब क्या हुआ, एक ड्रैग पैसेज का निर्माण हुआ। आप बच्चों यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा साउथ अमेरिका है। तो जो साउथ अमेरिका पहले यहाँ का पार्ट था, गोंडवाना का पार्ट था, तो जब ये यहाँ से अलग हो गया तो ये जो बीच वाला पार्ट है यहाँ, इसे कहते हैं ड्रैग पैसेज। तो यहाँ का जो पार्ट है ये ड्रैग पैसेज का फिर निर्माण हो गया। और इस ड्रैग पैसेज में क्या होता है, एक बहुत ही ठंडा सर्क्यूमपोलर करंट यहाँ पर बहता है, और उसी करंट की वजह से जो अंटार्कटिका है वो कैसा है, फ्रिजिड। फ्रिजिड कहते हैं कि इसी करंट की वजह से अंटार्कटिका आज इतना ठंडा है, डेसोलेट, इतना ज़्यादा वीरान है कि यहाँ पे कोई वनस्पति नहीं है, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स भी नहीं है, एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। और यही रीज़न है कि अंटार्कटिका आज भी बॉटम में है। अंटार्कटिका फ्लोट होके नॉर्थ की तरफ वो मूव नहीं कर पाया, वो आज भी साउथ में है, वो आज भी इंडिया का सदर्न पॉइंट बना हुआ है। तो बच्चों ये सब जियोग्राफिकल इवेंट्स है, किस तरह
वजह से जो आज के कॉन्टिनेंट्स है वो कैसे शेप ले रहे हैं वो यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रही हैं। इंडिया भी फ्लोट करते करते ऊपर चला गया नॉर्थ की तरफ, एशिया से अटैच हो गया। इसी तरह से साउथ अमेरिका भी फ्लोट करते करते नॉर्थ अमेरिका तक चला गया। लेकिन जो साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के जो बीच का पार्ट है यहाँ पे एक ड्रैग पैसेज का निर्माण हो गया और इसी की वजह से जो अंटार्कटिका है वो इतना ठंडा रहता है, इतना डेसोलेट है और इसीलिए अंटार्कटिका फ्लोट नहीं कर पाया। अंटार्कटिका अभी भी साउथ में है, इंडिया का सदर्न पॉइंट बना हुआ है। For a sun worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect। अब आगे राइटर कह रही हैं कि वो खुद क्या थी, सन वर्शिपर थी, यानी वो सूर्य की पूजा करती हैं। तो कह रही है कि मैं एक सन वर्शिपिंग हूँ, सूर्य की पूजा करने वाली, मैं एक साउथ इंडियन गर्ल हूँ। तो मेरे लिए 2 वीक्स एक ऐसी जगह पर बिताना जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में जितनी आइस है उसका 90% यहाँ पर है। यानी कि वो कह रही हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितनी आइस है उसकी 90% आइस सिर्फ और सिर्फ अंटार्कटिका में है। और वो खुद कैसी थी, वो सन वर्शिपर थी, यानी कि वो सन की वार्म, सन की हीट उन्हें पसंद आती थी। और अब वो ऐसी जगह आ गई हैं जहाँ इतनी बर्फ़ है, इतनी स्नो है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी बर्फ़ है उसकी 90% स्नो वहीं पर है। तो कह रही हैं कि ऐसे में मेरे लिए यहाँ पे 2 वीक्स बिताना कैसा था, एक ऐसा प्रोस्पेक्ट, एक ऐसा विचार जिस विचार को सोचते ही चिलिंग यानी ठंड लग जाए। Not just for circulatory और metabolic functions but also for the imagination। अब ये विचार उनके लिए इतना चिलिंग क्यों था? तो वो कह रही हैं कि ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था कि मैं इंडिया से आई थी, मद्रास से आई थी यहाँ पे, तो मेरी बॉडी में कितने ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे कि मैं एक ऐसे एटमॉस्फेयर, एक गर्म देश से आई थी और मैं यहाँ इतने ठंड में आ गई हूँ। तो मेरी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी चेंजेस हो रहे हैं, जो मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं, सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि जो इम्पॉर्टेंट था वो था कि मैं कैसे इमेजिन करूँ, मैं जो अंटार्कटिका को देख रही थी, जहाँ मैं आज आ गई थी, उसको इमेजिन करना और उस इमेजिनेशन पे बिलीव करना अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। It's like walking into a giant ping pong ball devoid of any human markers। अब वो कह रही हैं कि बिल्कुल ऐसे था जैसे कि आप एक बहुत बड़ी पिंग पोंग बॉल पे चल रहे हो। बच्चों ये होती है पिंग पोंग बॉल। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ऐसे था कि आप एक बहुत बड़ी पिंग पोंग बॉल है आपके सामने और आप उसके ऊपर चल रहे हो और वो जो बॉल है वो भी डिवॉइड ऑफ, यानी वो किसी भी ह्यूमन मार्कर्स के बिना है, हर एक ह्यूमन मार्कर से वो वंचित है। यानी कि अंटार्कटिका पे कहीं भी कोई ह्यूमन के द्वारा बनाई हुई कोई चीज़ वहाँ पर नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ स्नो है और वहाँ पे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, आइस है, ह्यूमन के द्वारा बनाई हुई वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स। तो वहाँ पे कोई ट्रीज ऐसे नहीं है जो ह्यूमंस ने उगा दिए, वहाँ पे नेचुरली जो थोड़ी बहुत वेजिटेशन है वही है। वहाँ पे कोई बिलबोर्ड्स नहीं है। बिलबोर्ड्स मतलब हम ह्यूमन जो जगह जगह साइन बोर्ड्स लगाते हैं, जो सिटीज़ में हम देखते हैं ना जगह जगह साइन बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, तो ऐसे कोई बोर्ड्स वहाँ पर नहीं है और ना ही वहाँ पे हमारे द्वारा बनाई हुई कोई बिल्डिंग्स हैं। You lost all earthly sense of perspective and time here। तो आप वो कह रही हैं कि जब आप यहाँ पे आते हो तो आपका जो सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव है वो यहाँ पे काम नहीं करता। अब बच्चों सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव का क्या मतलब होता है, जैसे आप यहाँ आप देखिए, ये जो हमारी नॉर्मल अर्थ जहाँ हम रहते हैं, हमारी जो सिटीज़ होती हैं, हमारे जो घर होते हैं, वो कैसे होते हैं, हम हर चीज़ को 3D में देखते हैं, यानी कि 3 डायमेंशंस में देखते हैं। हम हर चीज़ की लेंथ भी देखते हैं, हम उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब देखते हैं। लेकिन अब आप जब अंटार्कटिका में चले गए, वहाँ पे कोई बिल्डिंग्स नहीं है, कोई ट्री नहीं है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हर जगह आइस है। तो वहाँ पे आप 3 डायमेंशन चीज़ें इमेजिन ही नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे 3 डायमेंशन चीज़ें कैसी लगती होंगी। तो इसलिए जो हमारा सेंस ऑफ
पर्सपेक्टिव है वो वहाँ पे काम नहीं करता। सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव का मतलब होता है हर चीज़ को 3D में देखना, 3 डायमेंशंस में देखना, जिसमें हम उस किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब देख पाते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम देखते हैं हमारी सिटीज़ को, लेकिन वहाँ पे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ स्नो है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है वहाँ पे, तो हम वहाँ पे चीज़ों को 3 डायमेंशंस में नहीं देख सकते। और ना ही हम वहाँ पे टाइम का सेंस रख पाते, यानी हमें समझ नहीं आता कब सुबह हुई, कब दोपहर हो रही है, कब रात हो गई, टाइम का सेंस भी हम वहाँ पे नहीं रख सकते। The visual scale ranges from the microscopic to the mighty। और जो चीज़ें हम वहाँ पे विजुअल यानी देखते हैं, तो जिन चीज़ों को हम वहाँ पे देखते हैं वो चीज़ें रेंज करती हैं कहाँ से कहाँ तक, इतनी छोटी भी होती हैं कि वो माइक्रोस्कोप से हम देख पाएँ। माइक्रोस्कोपिक यानी माइक्रोस्कोप से देखने लायक इतने छोटी छोटी चीज़ें भी हैं वहाँ पे, और साथ ही माइटी बहुत बड़ी, बहुत विशाल चीज़ें भी वहाँ पर हैं। आगे वो एग्जाम्पल दे रही हैं क्या क्या है। मिडगेज एंड माइट्स टू ब्लू वेल्स एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज। तो वो आगे बता रही हैं कि वहाँ पे मिडगेज कहते हैं जो छोटे छोटे से कीट पतंगे होते हैं, माइट्स भी कहते हैं छोटे छोटे कीड़ों को। तो कह रही हैं कि वहाँ पे इतने छोटे छोटे कीड़े हैं जो कि इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कीट पतंगे भी हैं वहाँ पर, और वहाँ पर बड़ी बड़ी ब्लू वेल्स भी हैं, और इतने बड़े बड़े आइसबर्ग हैं वहाँ पे, जितना बड़ा कि हम कह सकते हैं कि कंट्रीज जितने बड़े वहाँ पे आइसबर्ग हैं। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम। तो आगे वो एग्जाम्पल दे रही हैं, ये जो लास्ट सबसे बड़ा आइसबर्ग यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था वो कितना बड़ा था, वो बेल्जियम जो कंट्री है उसका जो एरिया है, इतना बड़ा आइसबर्ग यहाँ पे लास्ट में रिकॉर्ड किया गया था। तो बता रही हैं कि कितनी डाइवर्सिटी है यहाँ पे, इतने छोटे छोटे यहाँ पे कीट पतंगे हैं जो कि इतने छोटे हैं कि हम उन्हें बेयर आई से देख ही नहीं सकते, आप माइक्रोस्कोप से उनको देख सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ इतनी बड़ी बड़ी, इतनी विशाल ब्लू वेल्स हैं, और इतने बड़े बड़े आइसबर्ग हैं जो कि एक कंट्री जितने बड़े हैं। Days go on and on and on in surreal 24 hours austral summer light। अब वो आगे बता रही हैं, वो वहाँ पे 2 वीक्स रही थी, तो बता रही हैं कि इसी तरह से दिन जो है वो गुजरते जाते हैं। और कैसे surreal कहते हैं, आपको विश्वास ही नहीं होता जब आप यहाँ का नज़ारा देखते हैं कि आप ऐसी जगह पर आ गए हैं। तो बिल्कुल अविश्वसनीय तरीके से दिन गुजरते जाते हैं, और पूरे दिन, पूरे 24 घंटे आप क्या फील करते हैं। ऑस्ट्रल कहते हैं जो साउथ से रिलेटेड होता है, सदर्न से रिलेटेड होता है। तो जो साउथ की जो समर लाइट है वो आप यहाँ पे फील करते हैं। आप 24 आवर्स वही यहाँ पर देखते हैं, जो साउथ डायरेक्शन की जो समर लाइट है वो आप यहाँ पर देखते हैं। एंड अ यूबिक्यूटस साइलेंस, और यहाँ पे क्या है, एक ऐसी शांति जो कि यूबिक्यूटस यानी हर जगह फैली हुई है। तो अगर आप कहीं खड़े हैं तो आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ शांति दिखाई देती है, शांति सुनाई देती है, कोई आवाज़ वहाँ पर, किसी भी तरह का शोर वहाँ पर नहीं है। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलांश। तो वो जो शांति है उस शांति को बाधित किया जाता है सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा, जब ओकेजनल यानी कभी कभी एवलांश होता है। एवलांश कहते हैं जब बड़े बड़े आइसबर्ग गिरते हैं उसे कहते हैं एवलांश। तो वहाँ पे कभी कभी जो बड़े बड़े आइसबर्ग हैं, जब वो बहुत सालों में उनकी आइस थोड़ी बहुत मेल्ट होती है तो वो गिरते हैं वहाँ पे। और इसके अलावा जब वहाँ पे तेज़ हवाएं चलती हैं तब भी वहाँ पे आइसबर्ग गिरते हैं। तो इसलिए राइटर कह रहे हैं कि वहाँ हर तरफ शांति है, और वो शांति जब बाधित होती है तो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा, जब कभी कभी वहाँ पे बर्फ के पहाड़ गिरते हैं। और काल्विंग आइस शीट, और इसी तरह से जो वहाँ पे आइस की शीट है वो जब इधर उधर खिसकती है तो उसकी जो आवाज़ होती है, बस वही आवाज़ यहाँ की शांति को बाधित करती है। कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, और ये जो चीज़ें हैं, जो बर्फ़ के पहाड़ गिर रहे हैं, जो यहाँ पे बर्फ़ की शीट हिल रही है, वो इस जगह को कॉन्सिक्रेट्स कर देती है, यानी इस जगह को ब्लेस कर देती है, इसे और ज़्यादा पवित्र और ज़्यादा सुंदर बना देती है। इट्स एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योरसेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। आगे बता रहे हैं कि जो अंटार्कटिका है ये एक तरह से आपके लिए इमर्जन है। इमर्जन कहते हैं किसी चीज़ में विसर्जन होना,
यानी वो कह रही हैं कि आप यहाँ आइए और यहाँ पे डूब जाइए, जैसे कि विसर्जन में हम बिल्कुल डूब जाते हैं, आप ऐसा फील कीजिए अंटार्कटिका आके, आप बिल्कुल इसके अंदर डूब जाइए। और तब आप अपने आप को क्या पाएंगे कि जो अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री का जो एक एक कॉन्टेस्ट है, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आप समझ पाओगे कब, जब आप अंटार्कटिका आओगे और यहाँ आके आप इसी के अंदर खो जाओगे, इसी के अंदर आप डूब जाओगे। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इजंट गुड। आगे वो कह रही हैं कि ह्यूमंस के लिए जो प्रोग्नोसिस है, प्रोग्नोसिस का मतलब प्रिडिक्शन, तो यहाँ पे आगे जब आप सारी नॉलेज पाते हो कि हम कैसे आए, हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ, और जब आप ये देखते हो कि आगे हमारी लाइफ किस तरफ जा रही है, तो जब आप प्रिडिक्ट करते हो कि हम ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ आगे क्या होगी, तो वो जो प्रिडिक्शन है ह्यूमन बीइंग्स का, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आपको पता चलेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जो अंटार्कटिका का क्लाइमेट है वो हमारी वजह से, हम ह्यूमंस की वजह से वो चेंज हो रहा है, और ये जो चेंज है ये हमारे लिए, हम ह्यूमंस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो बच्चों ऐसा क्यों है, क्या चेंजेस वहाँ हो रहे हैं, हम ह्यूमंस ने क्या क्या चेंजेस वहाँ के क्लाइमेट में कर दिए हैं, हम पढ़ेंगे जब आगे हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।